हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे और आपके चैनल स्टोरी टाइम विद पूजा में। आज की कहानी का नाम डरावना ख्वाब ऑन हाईवे है, जिसकी लेखिका खुशबू यादव है। दोस्तों, सब्सक्राइब बटन के बाजू में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करके ऑल पर क्लिक करें ताकि जब भी मेरी नई कहानी आए तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए हम शुरू करते हैं अपनी कहानी। सुनसान सड़क और अंधेरी रात में एक गाड़ी अनियंत्रित होकर सड़क के दोनों ओर लहरा रही थी, जिसके अंदर रूही पसीना पसीना हो रही थी। उसके आगे की सीट पर दो धुंधले साये बैठे हैं जो जोर जोर से हंस रहे थे। रूही चिल्ला रही थी पर उसकी आवाज़ गले से बाहर ही नहीं जा रही थी। तभी दोनों साये एकदम से हवा में कहीं गायब हो गए और खाड़ी नीचे खाई में जा गिरी। तभी रूही चीखते हुए उठ बैठी। इतना डरावना ख्वाब देखकर रूही की हालत खराब हो गई थी। उसने जग से पानी निकालकर पिया और माथे पे आए पसीने को साफ किया। ये डरावना ख्वाब उसे पिछले 1 महीने से आ रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। इससे पहले कभी उसे ऐसे ख्वाब नहीं आते थे। वो अभी ये सब सोच ही रही होती है, तभी उसकी सहेली मीनू भी वहाँ आ जाती है। तो उठ गई महारानी, इतना बोल के जोर जोर से हंसने लगती है। पर जब रूही ने कोई जवाब नहीं दिया तो मीनू उसके पास आकर कहती है, क्या हुआ, फिर से वही डरावना ख्वाब देखा? जिस पर रूही सिर्फ गर्दन हिलाकर हाँ में जवाब देती है। इस पर मीनू कहती है कि मैं तो तुझे कब से बोल रही हूँ कि चल कर किसी पुजारी या पीर को दिखा देते हैं, पर तू सुने तब ना। जिस पर रूही कोई जवाब ना देकर बाथरूम में घुस जाती है। ये सब देखकर मीनू खुद में ही बड़बड़ाने लगती है, मेरी तो कोई सुनता ही कहाँ है, मैं पता नहीं यहाँ सलाह देने आती ही क्यों हूँ। और इस बात पर रूही अंदर से ही बोलती है, मोटी अगर कुछ बोली तो बाहर आकर तेरा मुंह तोड़ दूंगी। और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। ये सुनकर मीनू भी मुस्कुरा देती है और किचन में जाकर दोनों के लिए नाश्ता बनाने लगती है। रूही और मीनू दोनों ही यूपी की रहने वाली और बचपन की सहेलियाँ हैं। अपनी पढ़ाई पूरी करके अब दोनों मुंबई में जॉब करने आई है। दोनों साथ ही रहती है और जॉब भी एक ही ऑफिस में करती है। रूही जब तैयार होकर बाहर आती है तो दोनों जल्दी जल्दी नाश्ता करते हैं और ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। शाम को ऑफिस में ज़्यादा काम होने की वजह से रूही को रुकना पड़ता है। मीनू भी उसके साथ ही रुकना चाहती थी, पर रूही ने उसे ये कहकर भेज दिया कि उसे ज़्यादा समय लगेगा। अब रूही ऑफिस में अकेले ही रुककर अपना काम करने लगती है। अंकित, गाड़ी थोड़ा धीरे चलाओ प्लीज़, ये कार है, कोई हवाई जहाज़ नहीं। इस पर अंकित हंसते हुए कहता है, कूल डाउन स्वीटहार्ट, कुछ नहीं होगा, तुम कितना डरती हो यार। और वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। इस पर सपना नाराज़ हो जाती है और मुंह फेर कर बैठ जाती है। इस पर अंकित हंसते हुए लता और किशोर के गाने प्ले कर देता है, जिसे सुन सपना भी मुस्कुराने लगती है और फिर दोनों हंसते मुस्कुराते अपना सफ़र तय करने लगते हैं। इधर रूही को ऑफिस में काम करते करते रात के 11 बज जाते हैं। उसका सारा काम लगभग ख़त्म हो गया था और वो बहुत थक भी गई थी। तो उसने सोचा अब जो थोड़ा बहुत काम बचा है कल ही आकर करूँगी, और वो अपना बैग उठाकर घर के लिए निकल जाती है। अभी वो अपनी कार से हाईवे पर पहुंची ही थी कि उसकी कार खराब हो जाती है। वो बहुत कोशिश करती है पर गाड़ी फिर से स्टार्ट नहीं होती। हार मानकर वो गाड़ी से नीचे उतरती है और लिफ्ट लेने के लिए रोड के साइड में खड़ी हो जाती है, पर उसे देखकर कोई भी अपनी गाड़ी नहीं रोकता। इसी तरह करीब 1 घंटा बीत गया। अब रात के 12:30 बज रहे थे। तभी उसे सामने से एक कार अपनी तरफ आते हुए नजर आती है और वो लिफ्ट के लिए हाथ दिखाने लगती है। अंकित, सामने देखो, शायद कोई लड़की खड़ी है, मुझे लगता है उसे मदद की ज़रूरत है। इस पर अंकित कहता है, क्या यार सपना, तुम भी उस लड़की के चक्कर में पड़ रही हो? वो कोई चोर लुटेरों के गैंग की मेंबर भी तो हो सकती है, या फिर कोई भूत या चुड़ैल। तुमने उसके कपड़े नहीं देखे क्या, कैसे भूतों जिसे सफ़ेद सफ़ेद पहन रखे? मैं गाड़ी नहीं रोकूंगा। जिसे सुन सपना ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है और कहती है कि क्या हुआ अंकित, अब तक तो तुम मुझे डरपोक बोल रहे थे और अभी खुद की हवा टाइट हो गई। वो कोई भूत प्रेत या चोर डाकू नहीं, कोई लड़की है जिसकी गाड़ी ख़राब हो गई है। वो देखो साइड में उसकी गाड़ी खड़ी है, चलो अब उसको चल के हेल्प के लिए पूछते हैं। आए बड़े भूत प्रेत और चोर डाकू वाले। वो भी हंसने लगती है। अंकित बेमन से गाड़ी रूही के सामने रोक देता है। जी हाँ, वो लिफ्ट मांगने वाली लड़की कोई और नहीं बल्कि रूही ही होती है। अपने सामने गाड़ी को रुकता देख रूही को थोड़ा सुकून मिलता है और जल्दी जल्दी गाड़ी के पास पहुंच जाती है। गाड़ी का विंडो नीचे होता है जिसमें सपना रहती है। वो रूही से पूछती है कि आपकी गाड़ी ख़राब हो गई है क्या, हम आपको छोड़ दें कहीं? ये सुनकर तो रूही को लगा मानो उसे उसकी मन की मुराद पूरी हो गई। उसने झट से हाँ कहा और गाड़ी में जाकर बैठ गई।
रूही को गाड़ी में बैठे करीब 10 मिनट से ऊपर हो गए थे, पर किसी ने अभी तक कुछ बोला नहीं। इस पर सपना ही ये खामोशी तोड़ते हुए कहती है, आपका नाम क्या है और इतनी रात गए आप यहाँ यूँ सुनसान सड़क पर क्या कर रही थी? क्या आपको डर नहीं लगता? इस पर रूही कहती है, मेरा नाम रूही है और मैं जॉब करती हूँ। दरअसल आज मुझे ऑफिस में ज़्यादा काम होने की वजह से रुकना पड़ गया और रास्ते में ये कार भी ख़राब हो गई। मैं कब से लिफ्ट के लिए खड़ी थी पर किसी ने भी गाड़ी नहीं रोकी। अच्छा हुआ जो आप लोगों ने मेरी मदद की, वरना पता नहीं और कब तक ऐसे ही खड़े रहना पड़ता। थैंक यू सो मच मेरी मदद के लिए। तभी इतनी देर से उनकी बातें सुन रहा अंकित बीच में टपाक से बोल पड़ता है, अरे थैंक यू की क्या ज़रूरत है जी, मैं तो आपको देखते ही समझ गया था कि आपको मदद की ज़रूरत है। तभी उसकी बातें सुन सपना हंसने लगती है और कहती है कि समझ गए थे और क्या समझ गए थे वो भी बता दो। जिस पर अंकित हकलाते हुए कहता है, वो तो बस मैं तुम्हें डराने की कोशिश कर रहा था। अच्छा जी। और इतना बोल के सपना हंसने लगती है। इतनी देर से उनकी बातें सुन रही रूही पूछती है, क्या हुआ, तुम इस तरह से क्यों हंस रही हो? इस पर सपना कहती है कि जब तुम्हें पता चलेगा ना कि मैं क्यों हंस रही हूँ तो तुम भी हंसते हंसते पागल हो जाओगे। इस पर रूही कहती है, तो बताओ क्यों हंस रही हो? वो उसे अंकित की कही बातें बता देती है कि किस तरह से अंकित उसे चुड़ैल या चोर डाकू समझ रहा था, जिसे सुन रूही भी हंसने लगती है और कहती है, हाँ लगता है तभी कोई गाड़ी नहीं रोक रहा था। मैं सबको सफ़ेद कपड़े वाली भूतनी जो लग रही थी। और सपना वापस से हंसने लगे। जिस पर अंकित चिढ़ते हुए कहता है, ठीक है ज़्यादा हंसने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी रूही और सपना अपने मुंह पर हाथ रखकर हंसती रहती है। जब थोड़ी देर बाद उनकी हंसी रुकती है तब रूही कहती है, वैसे आप लोगों ने बताया नहीं कि आप लोग इतनी रात गए कहाँ से आ रहे हैं और आप लोग करते क्या हैं? इस पर सपना कहती है, आराम से भाई, इतने सारे सवाल एक साथ। तो सुनो, मेरा नाम सपना है और ये मेरे पति अंकित है। हम लोग अभी न्यूली मैरिड कपल है और 1.5 साल हुए हैं हमारी शादी को। हम लोग पास ही में स्थित वेडिंग अटेंड करके आ रहे हैं। हमारे रिलेटिव की लड़की की शादी थी, इसलिए इतनी देर हो गई। और रही बात करने की, तो मेरे पति अंकित एक सफल बिजनेसमैन है और मैं एक हाउसवाइफ, पर कभी कभी मन करता है तो चंद लाइनें भी लिखने लगती हूँ। ओह, तो आप लिखती भी है? इस समय कुछ लिख रही है कि नहीं आप? जिस पर सपना कहती है कि हाँ लिख तो रही हूँ एक हॉरर स्टोरी, पर अभी वो पूरी नहीं हुई है। इस पर रूही कहती है कि क्या आप अपनी रचना मुझे सुनाएगी, अगर आपको कोई परेशानी ना हो तो? वो क्या है ना, लंबा सफ़र है तो रास्ता आसानी से कट जाएगा। इस पर सपना कहती है, अरे नहीं, तुम कहाँ रात में ये सब कहानियाँ सुनने बोल रही हो, और वैसे भी मेरी वो कहानी पूरी नहीं हुई है। जिस पर रूही कहती है, तो क्या हुआ, जितनी लिखी है उतनी सुना दो। पर सपना मना करने लगती है। जिस पर अंकित कहते हैं, अरे सुना दो ना, जब वो इतना कह रही है तो तुम भी डर गई क्या चुड़ैलों से? और हंसने लगता है। उसके साथ ही रूही भी हंसने लगती है। जिस पर सपना कहती है, ठीक है, अगर तुम लोग इतना जिद कर रहे हो तो फिर सुनो। अमन और सिम्मी दोनों ही कॉलेज टाइम में एक दूसरे को चाहते थे। दोनों ने कॉलेज पूरा किया और जॉब में सेटल हो गए। घर वालों के खिलाफ जाकर उन्होंने शादी की और उनसे अलग रहकर अपने जीवन की शुरुआत की। शादी के बाद सिमी ने घर संभालना ही ज़्यादा ज़रूरी समझा और अपनी जॉब छोड़ दी। हालांकि अमन ने उसे कहा भी था कि तुमने इतनी पढ़ाई करके इतनी मेहनत से ये जॉब पाई है, तुम क्या सच में जॉब छोड़ना चाहती हो? इस पर सिमी ने हंसते हुए कहा कि मेरे लिए मेरे घर परिवार से ज़्यादा ज़रूरी कोई नहीं है। और इस तरह सिमी ने अपनी जॉब छोड़ दी और घर में अपनी दुनिया बसा ली। इसी तरह 1.5 साल बीत गए। एक दिन सिम्मी को न जाने क्या हुआ, उसे चक्कर आने लगे। उसने डॉक्टर से चेकअप कराया तो डॉक्टर ने जो बताया उसे सुनकर वो खुशी से फूले नहीं समा रही थी और बड़ी बेसब्री से शाम होने का इंतज़ार करने लगी। जब शाम को अमन घर आता है तो सिमी उसे ये खुशखबरी सुनाती है, जिसे सुन अमन बहुत खुश हो जाता है और सिमी को गोद में उठाकर गोल गोल घुमाने लगता है। जिस पर सिमी घबराते हुए कहती है, बस करो अमन, मुझे चक्कर आ रहा है। जिस पर अमन उसे नीचे उतार देता है और उसका माथा चूम लेता है। अब अमन सिमी का किसी छोटे बच्चे की तरह ख्याल रखता है, उसे कोई काम नहीं करने देता। अगर सिमी कुछ करने भी जाती तो अमन उसे डांट कर वापस भेज देता था। इसी तरह 2 महीने बीत गए। अब सिमी 2 महीने की प्रेग्नेंट हो गई थी, पर उनकी ये खुशी ज़्यादा दिनों तक नहीं रही। आखिर वो मनहूस काली रात आ ही गई जिसने उनका सब कुछ छीन लिया था। अमन और सिमी एक पार्टी में जाते हैं और वहाँ खाना पीना खाकर वापस घर के लिए निकलते हैं। उस समय रात के 1 बज रहे थे। दोनों हंसते बोलते हुए जा रहे होते, तभी अमन को पता चलता है कि गाड़ी के ब्रेक फेल हो गए। वो बहुत कोशिश करता है गाड़ी संभालने की, पर फिर भी संभाल नहीं पाता और उनकी गाड़ी एक बड़े पेड़ से जाकर टकरा जाती है। दोनों बुरी तरह से जख्मी हो जाते हैं। अमन ड्राइविंग सीट पर होने की वजह से ज़्यादा घायल होता है।
सिमी उसकी हालत देखकर किसी तरह खुद को संभालते हुए वापस सड़क तक जाने की कोशिश करती है, जबकि वो भी बहुत बुरी तरह से घायल होती है। पर फिर भी वो सड़क तक पहुंच जाती है, पर कोई भी उसकी मदद के लिए अपनी गाड़ी नहीं रोक रहा था। तभी उसे सामने से एक गाड़ी नज़र आई। सिमी उस गाड़ी के सामने जाकर खड़ी हो जाती, इस उम्मीद से कि शायद ऐसे गाड़ी वाला अपनी गाड़ी रोक देगा, और वो हाथ से गाड़ी रोकने का इशारा करती है। पर आशा के विपरीत वो गाड़ी बुरी तरह से सिमी को टक्कर मार के निकल जाती है, जिसमें सिमी की बची खुची हिम्मत भी जवाब दे जाती है, और वो किसी तरह खुद को घसीटते हुए वापस गाड़ी तक अमन के पास आती है, जहां अमन अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। सिमी जाकर उसका हाथ थामती है और वहीं दोनों अपनी अंतिम सांसें लेते हैं। बस इतना ही लिखा है मैंने, अभी आगे लिखना है। जिस पर अंकित कहते हैं, वाह क्या कहानी लिखी है, और वो हंसने लगता है और फिर दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। सपना ने नोटिस किया था कि कहानी सुनने के बाद से ही रूही बहुत शांत थी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो रूही की आंखों में आंसू थे। इस पर सपना उससे कहती है कि क्या हुआ रूही, जिस पर रूही कोई जवाब नहीं देती। इस पर अंकित कहता है, अरे रूही ज़्यादा सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है। इस पर सपना भी कहती है, हाँ रूही ज़्यादा सीरियस मत लो, ये तो सिर्फ एक कहानी है। इस पर रूही कहती है कि आपने आगे की कहानी क्यों नहीं लिखी। जिस पर सपना कहती है कि कभी टाइम ही नहीं मिला। इस पर रूही कहती है कि क्या मैं सुनाऊँ आगे की कहानी। इस पर सपना कहती है, क्या तुम सुनाओगी आगे की कहानी। जिस पर रूही हाँ बोलती है तो अंकित कहता है, ठीक है फिर सुनाओ, ज़रा हम भी तो सुने आगे की कहानी में क्या होता है। और दोनों हंसने लगते हैं, पर रूही उनकी बात का कोई जवाब नहीं देती। रूही कहानी बताना चालू कर देती है। सिमी का शरीर तो उसकी मौत के बाद ख़त्म हो गया, पर उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिली और वो उसी हाईवे पर भटकने लगी, क्योंकि मौत के बाद उसे पता चल गया था कि ये एक्सीडेंट हुआ नहीं था बल्कि कराया गया था, और ये किसने किया था उसका भी सिमी को पता चल गया था, और अब वो वहीं उनका इंतज़ार करने लगती है। ये सब सुन के अब सपना और अंकित के पसीने छूटने लगते हैं और वो पीछे मुड़कर रूही को देखने लगते हैं, पर वो कोई प्रतिक्रिया नहीं देती और बोलना चालू रखती है। आखिर सिमी का इंतज़ार ख़त्म हुआ और वो लोग उसी रास्ते फिर आए जिनका सिमी को इंतज़ार था। सिमी ने उनसे लिफ्ट मांगी और उन लोगों ने उसे लिफ्ट दे भी दी। ये सब सुन सपना और अंकित को लगता है ये कहानी तो उनसे मिल रही है, इससे पहले कि वो लोग कुछ और सोचते। रूही कहती है कि गाड़ी में बैठे लोगों को अब लगने लगता है कि कहानी तो उनसे मिलती जुलती लग रही है। ये सुनकर तो सपना और अंकित के होश ही उड़ जाते हैं और वो 1 महीने पहले की दुर्घटना को याद करने लगते हैं। सिमी, अमन, सपना और अंकित चारों ही कॉलेज फ्रेंड थे। चारों के आपस में बहुत जमती थी। आगे चलकर सपना अंकित और अमन सिमी से शादी कर लेते हैं। शादी के बाद इन लोगों ने अपना अपना घर छोड़ दिया और अलग रहने लगे। दोनों ही अपनी शादीशुदा ज़िंदगी से बहुत खुश थे। सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर ये ज़्यादा दिन तक नहीं रह सका। इनकी शुरुआत तब हुई जब अमन और अंकित दोनों ने साथ में ही अपना बिजनेस स्टार्ट किया था। जहाँ अमन काम करने में बहुत ही माहिर और मेहनती था, वहीं अंकित काम में शॉर्टकट के तरीके ढूंढता रहता था। इसी वजह से अमन बहुत जल्द ही अंकित से आगे निकल गया और एक सफल बिजनेसमैन बन गया। पर अंकित को ये बात नागवार गुजरी और वो अमन से मन ही मन जलने लगा, या यूँ कहीं ये उससे नफरत ही करने लगा। अमन दिन प्रतिदिन कामयाबी की सीढ़ियाँ चढ़ता जा रहा था और अंकित वहीं का वहीं रह गया था, जिसकी वजह से उसे शराब की लत भी लग गई थी। सपना समझ गई थी कि ये सब क्यों हो रहा है, पर उसे समझाने के बजाय उसने अंकित को और भड़काना चालू किया। इधर अमन और सिमी इन सब से बेखबर हर वीकेंड पर अंकित और सपना से मिलते और साथ में टाइम बिताते, पर उन्हें ये नहीं पता था कि जिन्हें वो अपना दोस्त समझते थे, पर अब वो उनके दोस्त ना रहे, वो तो आस्तीन के सांप बन गए थे जो उन्हें कभी भी डर सकते थे। और फिर वो दिन भी आ गया जिसमें सिमी और अमन की पूरी हस्ती को मिटा दी। दरअसल उस दिन सपना का जन्मदिन था और हमेशा की तरह उस दिन भी सिमी और अमन अंकित के घर आ गए और सबने मिलकर सपना का जन्मदिन सेलिब्रेट किया, इस बात से बेखबर कि सपना और अंकित के दिमाग में कौन सी घिनौनी चाल चल रही थी। दरअसल अंकित और सपना ने मिलकर अमन और सिमी को रास्ते से हटाने का प्लान बना लिया था और उसके लिए उन्होंने योजना भी बना ली थी। अंकित का ऐसा मानना था कि अगर वो अमन और सिमी को रास्ते से हटा दिया तो उससे कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता, और इसी घटिया सोच ने 2 मासूमों को मार दिया। हुआ यूँ कि जब अमन, सिमी और सपना बात कर रहे थे तब अंकित ने उसे इशारा किया और सपना को उन्होंने बातों में उलझाने के लिए कहा और खुद पार्किंग में जाकर अमन की गाड़ी के ब्रेक फेल कर दिए और वापस से आकर सबको ज्वाइन कर लिया। फिर थोड़ी देर बाद ही अमन और सिमी घर के लिए निकल गए और रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया। अंकित और सपना भी उनके पीछे ही आए थे और जब उन्होंने सिमी को दूसरों से मदद मांगते देखा तो उसे अपनी गाड़ी से उड़ा दिया। और जब उन्होंने देखा कि
अब सिमी और अमन दोनों ने दम तोड़ दिया है, तो मुस्कुराते हुए वहाँ से चले गए। ये सब याद करते हुए सपना और अंकित के पसीने छूट गए थे। तभी पीछे बैठे रूही बोली, क्या हुआ सपना, आगे की कहानी याद आ गई? और वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। इस पर अंकित और सपना पीछे मुड़ते हैं और किसी तरह हकलाते हुए बोलते, कौन हो तुम? ये सुनकर रूही मुस्कुराने लगती है और कहती है, अभी भी नहीं पहचाना? और उसका रूप बदलने लगता है। देखते ही देखते उसके शरीर और चेहरे पर घाव के निशान उभरने लगते हैं, जिसमें से खून बह रहा होता है। उसका एक हाथ अपने पेट पर होता है, जहाँ से लगातार खून बह रहा होता है, और वह सिसक रही होती है। तभी सपना की नज़र रूही के चेहरे पर जाती है तो उसके होश ही उड़ जाते हैं और वह किसी तरह हकलाते हुए कहती है, सिम्मी तुम? जिस पर सिम्मी गर्दन झुकाए ही कहती है, क्या क्या गलती थी हमारी? यही कि हमने तुम्हें अपना अच्छा दोस्त माना, तुम लोग पर आंख बंद करके भरोसा किया, और इसका ये सिला दिया तुमने हमें, जो तुमने हमारे साथ किया उसके लिए तो हम तुम्हें एक बार के लिए माफ़ भी कर देते, पर तुमने मेरे इस अजन्मे बच्चे की क्या गलती थी जिसे तुमने इस दुनिया में आने से पहले ही मार दिया? अरे एक बार को भी तरस नहीं आया तुम लोगों को हम पर, हमारे इस बच्चे पर? ये बोलते हुए सिमी गुस्से से लाल हो गई और उसकी आंखों से अंगारे बरसने लगे। ये सब देखकर सपना और अंकित के होश ही उड़ गए और वो सिमी के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगे। इस पर सिमी ने हंसते हुए कहा, अब बहुत देर हो चुकी है दोस्तों, अब माफ़ी नहीं सिर्फ सज़ा मिलेगी। और वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। तभी अंकित की गाड़ी अनियंत्रित हो जाती है और खाई की तरफ जाने लगती है। अंकित बहुत कोशिश करता है पर गाड़ी को कंट्रोल नहीं कर पाता। गाड़ी लगातार खाई की तरफ बढ़ जाती है और सपना और अंकित सिमी के सामने बार बार गिड़गिड़ाते हैं, पर सिमी कोई जवाब नहीं देती और अचानक से गाड़ी में से गायब हो जाती है और गाड़ी खाई में गिरती है और वहीं सपना और अंकित की मौत हो जाती है। रूही की आंख खुलती है तो वो गाड़ी के अंदर होती है। उसे कुछ याद नहीं रहता कि वो अभी कहाँ थी और उसकी गाड़ी यहाँ क्यों खड़ी है। वो अपनी गाड़ी चालू करती है और घर चली जाती है। अगले दिन जब वो और मीनू नाश्ता कर रहे होते तब न्यूज़ पर बताते हैं कि कल गाड़ी अनियंत्रित होने की वजह से एक और जोड़े की मौत हो गई। इस पर मीनू कहती है, मुझे समझ में नहीं आता, जब इन लोगों को गाड़ी चलाने नहीं आती तो ये लोग गाड़ी चलाते ही क्यों हैं? जिस पर रूही सिर्फ हल्का सा मुस्कुरा देती है। दरअसल हुआ यूँ था कि सिमी और अमन के एक्सीडेंट के बाद रूही ही उन्हें हॉस्पिटल लेकर गई थी, क्योंकि रूही भी उस दिन उस रास्ते से गुजर रही थी, पर अफसोस उसे पहुंचने में देर हो गई। वो अमन और सिमी को बचा नहीं पाई। उसकी नेक आत्मा को देखकर सिमी ने उसे चुना अपना बदला लेने के लिए, और जब तक वो रूही के शरीर में रही तब तक उस दर्दनाक हादसे को याद करके तड़पती रही, जिसे रूही सपने के रूप में देखती रही। और अब उसका बदला पूरा हो गया तो उसने रूही को छोड़ दिया और उसकी सारी यादें मिटाकर खुद मुक्त हो अनंत आसमान की ओर चल पड़ी, जहाँ अमन बाहें फैलाए उसका इंतज़ार कर रहा था। और अब रूही को वो डरावने सपने आने भी बंद हो गए थे और वो अब एक अच्छा जीवन जी रही है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी ज़रूर बताएं। कृपया हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।